जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे कि राज्यपाल ने जो 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति का बिल सरकार को वापस लौटा दिया है कि वह इसके लीगल पहलुओं पर विचार विमर्श करे। इस बिल को लौटाए जाने के बाद आज सरायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी खतियानी जोहार रैली में कहा कि राज्य सरकार यहाँ के निवासियों की मूल भावना के आधार पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। यानी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर झारखंड के राज्यपाल को चुनौती दे डाली है कि वो जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि हमें आज भी लोग बोका सोचते हैं, लेकिन यही बोका लोग अब ठोकेगा। तो 1932 की जो खतियान आधारित नीति थी उसको वापस करने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो अब 1932 के खतियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आने वाले समय में यह तेज होगी, लेकिन हम देखते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ। इन घटनाओं की क्रोनोलॉजी को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये बिल लाया गया। जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल मार्च में खुद विधानसभा में कहा था कि 1932 पर कोई अगर नीति लाई जाती है तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगी और वो हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को राजभवन ने लौटा दिया है। राज्यपाल ने पाया है कि राज्य विधानमंडल में यह शक्ति ही नहीं है, यह ताकत ही नहीं है कि वह ऐसे किसी मामले में कोई विधेयक पारित कर सके। ऐसे में इस विधेयक की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठता है और राजभवन ने इस विधेयक को राज्य सरकार को यह कहते हुए लौटा दिया है कि वह इस विधेयक की वैधानिकता यानी लीगैलिटी पर गंभीरतापूर्वक समीक्षा कर ले, ताकि यह विधेयक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप हो। इसका मतलब यह है कि झारखंड की सरकार ने जो विधेयक विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, उसे पारित करने का अधिकार दरअसल विधानसभा को है ही नहीं। संविधान के अनुसार केवल संसद को ही, पार्लियामेंट को ही विशेष परिस्थिति में नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का पावर है। एवीएस नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ कहा गया है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें यानी कंडीशंस लगाने का अधिकार मात्र भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट को ही है। इसके अलावा सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल एरियाज में राज्य सरकार की ओर से दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था। तो अब सवाल है कि क्या सरकार को यह पता ही नहीं था? इस विधेयक का प्रारूप बनाने वाले अधिकारी क्या इसके बारे में नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे विधेयक का प्रारूप बना रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे हैं जो असंवैधानिक है? और क्या विधानसभा को जानकारी नहीं थी कि वह अपनी शक्तियों से परे जाकर आगे जाकर एक ऐसे विधेयक को पारित कर रही है जिसे पास करने का पावर ही उसके पास नहीं है, जिसे पास करने का अधिकार ही उसके पास नहीं है? तो ऐसा कैसे संभव है? यह माना जा सकता है कि नेताओं को कानूनी पक्षों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो। आमतौर पर राजनेता ऐसे मामलों की जानकारी कम रखते हैं, लेकिन अधिकारी चूक जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? खास करके तब जब झारखंड में आरक्षण के ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला सुना चुका है। तो झारखंड सरकार के सचिवालय और विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लंबी चौड़ी फौज है उसके रहने का क्या अर्थ रह जाता है? यह एक सवाल अपने आप में है। यह भी गौर करने वाली बात है कि विधेयक पर झारखंड सरकार के विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा था
कि विधेयक के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ हैं, विपरीत हैं। और यह भी कहा गया था कि ऐसा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय से पास किए गए कुछ जो न्याय निर्णय या न्यायादेश हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनके अनुरूप नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15 और 16, जिसके ब्रैकेट में 2 है, के में दिए गए मूल अधिकार से असंगत है, उससे मेल नहीं खाता है और उसके प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला सब प्रतीत होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा और अनावश्यक वाद विवाद को जन्म देगा। ये झारखंड सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है और इससे अनावश्यक वाद विवाद पैदा होगा। और ये आखिरी पंक्ति गौर करने वाली है, इस आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, यानी यह अनावश्यक वाद विवाद को जन्म देगा, ये कहा गया था। और राजनीति में नैरेटिव सेट करने के लिए यही वाद और वाद से भी ज़्यादा विवाद जरूरी है। और राजभवन से बिल लौटाने जाने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री ने आज सीधे सीधे राजभवन को यह कह दिया है कि आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। तो ये वाद विवाद की अब शुरुआत हो गई है। बहरहाल 10 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में इस विधेयक के पारित होने और इसे राज्यपाल को भेजे जाने के बाद 8 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार यात्रा पर निकल गए। यानी 10 नवंबर को विधेयक को विधानसभा ने मंजूरी दी, पास किया और 8 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा पर निकल गए। मकसद लोगों को यह बताना था कि 1932 का खतियान अब कानून बन गया है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उन्होंने एक राज्य में मैसेज दे दिया कि अब सरकार 1932 के खतियान को कानूनी जामा पहनाएगी और राज्य सरकार में जो भी अब काम होंगे, चाहे वो नियोजन का मुद्दा हो या लाभ देने का मुद्दा झारखंडियों को, सबका आधार 1932 का खतियान बनेगा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जानते थे कि 1932 को लागू करना संभव नहीं है। पिछले साल मार्च के महीने में खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाना अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल होगा और ऐसी किसी भी नीति को कोर्ट खारिज कर देगा। मुख्यमंत्री जानते थे कि 2002 में बाबूलाल मरांडी की बनाई हुई डोमिसाइल नीति को झारखंड हाई कोर्ट खारिज कर चुका है और आगे भी इसका ऐसे किसी प्रयास का यही अंजाम होने वाला है। लेकिन नवंबर में उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का विधेयक न सिर्फ पास करा लिया बल्कि उसका क्रेडिट लेने के लिए खतियानी जोहार यात्रा पर भी निकल गए। तो अब सवाल है कि जब मुख्यमंत्री जानते थे कि 1932 पर आधारित कोई स्थानीय नीति बनाना संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? मैं इसका जवाब नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख करूंगा। हो सकता है कि इन घटनाओं का आपस में कोई मतलब निकलता हो, कोई तारतम्य निकलता हो, कोई सीक्वेंस बनता हो, और हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मुझे इन घटनाओं में और इन घटनाक्रमों में एक तस्वीर सी बनती दिखाई देती है और मैं वो तस्वीर आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। याद कीजिए 6 मई 2022 का दिन, जब सरकार की एक ताकतवर IAS अधिकारी और उस समय झारखंड सरकार में उद्योग और खान विभाग के सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर ED की रेड पड़ी थी। उनके पति के CA सुमन कुमार के घर से ED को करोड़ों की नकदी मिली थी। 11 मई को ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि ED की जांच मुख्यमंत्री के करीबी लोगों तक पहुंच सकती है। इसके बाद ED ने साहेबगंज में पत्थर के अवैध खनन मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले इसकी जद में, इसके लपेटे में आए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। यानी मई 2022 में ED ने अपनी कार्रवाई शुरू की और इसके ठीक बाद कयास लगने लगे कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जो शिकायत की गई थी, उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई कर सकता है। तो इन दोनों घटनाओं यानी ईडी की कार्रवाई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में के चर्चा में आने के बाद सरकार ने क्या क्या फैसले लिए, इस पर एक नज़र डालते हैं तो हो सकता है आपको भी कोई तस्वीर दिखाई दे जाए। 8 जून 2022 को सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया, यानी मई में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। 8 जून 2022 को सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ कर दिया। विधवा पेंशन के लिए 40 साल की उम्र तय की गई और इसके साथ ही दिव्यांग के लिए जो पहले से 18 साल की उम्र सीमा तय थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी सभी को पेंशन मिल सके, इसका प्रावधान किया गया। और सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर माह की 5 तारीख को पेंशन मिल जाए और अगर नहीं मिलेगी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके बाद 15 जुलाई को सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने का फैसला किया। राज्य कर्मियों की इस लंबित मांग को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई और उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट ने 1 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सहमति दे दी। इसी दिन यानी 15 जुलाई 2022 को ही कैबिनेट ने एक और फैसला लिया और वो फैसला था कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, झारखंड के सभी इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। तो ये जुलाई की बातें थी, जुलाई में ये फैसले हुए। इसके बाद 18 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के समय विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि नेतरहाट में अब आगे फील्ड फायरिंग रेंज चलता रहेगा। सेना का यह फील्ड फायरिंग रेंज था और स्थानीय ग्रामीण काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहाँ से फील्ड फायरिंग रेंज को हटा लिया जाए। इसके बाद 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाने का विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसी के साथ राज्य में लागू आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 77% करने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यानी आरक्षण जो पहले 60% था उसको बढ़ाकर 77% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया गया और साथ में अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण को बढ़ाया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला किया और 10 नवंबर को 1932 और आरक्षण के विधेयकों को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास करा लिया गया। तो यह थी उन फैसलों की क्रोनोलॉजी, यानी ईडी और चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो फैसले लिए गए या उनके बरक्स लिए गए। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अभी कह रहे हैं कि 1932 का जो विधेयक राज्यपाल ने लौटाया गया है उसकी सरकार समीक्षा कर रही है। उनका कहना है कि राज्यपाल ने जिन बिंदुओं पर त्रुटियों का जिक्र किया है उसे ठीक करके फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जगन्नाथ महतो ये भी कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है कि राज्यपाल ने कोई विधेयक वापस लौटाया है, लेकिन राज्य में संसदीय मामलों के दो जानकार पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और सरयू राय दोनों अलग अलग राय रखते हैं। नामधारी का कहना है कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का फैसला हुआ था, उस पर काफ़ी विवाद हुआ था। अब फिर से 1932 के खतियान पर बात हो रही है और इस पर अगर कोई नीति बनाई जाती है तो कई पुश्तों से यहाँ रह रहे जो लोग हैं, जो अपने मूल राज्य से अब कोई नाता जिनका नहीं रह गया और स्थायी रूप से वे झारखंड में रह रहे हैं, वैसे लोग छूट जाएंगे। उधर निर्दलीय विधायक और झारखंड के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय राज्यपाल के इस फैसले को सही ठहराते हैं और कहते हैं कि 1932 का खतियान सरकार के लिए शेर की सवारी करने जैसा है और शेर की सवारी ज़्यादा देर तक नहीं की जा सकती। सरयू राय ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि वे कानूनविदों से राय लेकर इसे जल्द दुरुस्त कराएं। साथ में वह यह भी जोड़ते हैं कि किसी एक समूह को बाहरी बताकर हवा में तलवार लहराने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि इसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। तो यहाँ यह भी समझने वाली बात है
कि अगर सरकार चाहती तो कैबिनेट से पास कराकर भी 1932 का बिल ला सकती थी, लेकिन तब इसे हाईकोर्ट में चुनौती मिलती और उसके बाद वहाँ से अगर ये नीति खारिज होती तो इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। लेकिन इसे विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा गया और अब जबकि राजभवन ने इस बिल को वापस कर दिया है, सत्ता पक्ष को राजभवन और भाजपा पर निशाना साधने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला से कर दी है अपनी खतियानी जोहार यात्रा से। तो आपको बता दें कि इसके पहले भी राज्यपाल 6 विधेयक लौटा चुके हैं, लेकिन उस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन 1932 के विधेयक को लौटाने से राज्य में एक बार फिर से सियासी तपिश उफान पर जाएगी, क्योंकि अगले साल झारखंड को दो इलेक्शन देखने हैं, पहला लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का। ऐसे में 1932 के खतियान की राजनीति आने वाले समय में और जोर पकड़ेगी। जाहिर है झारखंड की राजनीति में खतियान का जिन्न इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस राजनीति के बीच में फंसा है राज्य में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों का मुद्दा, और इसके साथ ही लटका है उन नौकरियों की आस लगाए छात्रों और युवाओं का भविष्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।